हमारे इस ऑनलाइन क्लास में समाजशास्त्र के सभी प्रतियोगी भैया एवं बहनों, प्रतियोगिता में सफल होने के लिए हमारी तरफ से अर्थात एसपी पांडे की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, कल हमने आप लोगों से जो सामाजिक समूह टॉपिक आप लोगों के सामने पढ़ाई जा रही है, इस पर हमने चर्चा किया था। और इस समय जो टॉपिक आपके सामने है वह समूह का वर्गीकरण। समूह के वर्गीकरण में इसको हमने 3 पार्टों में डिवाइड करके पूरे वर्गीकरण को किया है। इसके पहले के वीडियो में पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, यह 3 वीडियो आपके सामने पढ़ चुके हैं। अब यह समूहों के वर्गीकरण का यह लास्ट पार्ट है, पार्ट थर्ड। और ये जो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, इसमें से हमने आपको उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहे हैं कि कम से कम चाहे वह यूजीसी नेट हो, चाहे वह पीजीटी की परीक्षा हो, चाहे वह हायर एजुकेशन की परीक्षा हो समाजशास्त्र से, उसमें कम से कम 1 या 2 प्रश्न आपसे अवश्य पूछे जाएंगे। अब देखिए, जो सामाजिक समूह के वर्गीकरण में अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं बीर स्ट्रीट के अनुसार। बीर स्ट्रीट महोदय ने अपनी इनकी एक पुस्तक है सोशल आर्डर। इस सोशल आर्डर में समूह की निम्न विशेषताएं बताई। इन्होंने जो समूह की विशेषता बताई है कि उसमें जो समूह की एक विशेषता होती है, पहले इन्होंने कहा सादृश्यता की चेतना। एक विशेषता बताई कि समूह की जो विशेषता है वह पहली विशेषता क्या है, सादृश्यता की चेतना। दूसरी बात इन्होंने बताया सामाजिक अंतःक्रिया, जो हम आपस में अंतःक्रिया करते हैं। और तीसरी बात इन्होंने बताई सामाजिक संगठन। पहला क्या है, कॉन्सनेस ऑफ काइंड, सादृश्यता की चेतना। दूसरा है सामाजिक सोशल इंटरेक्शन, जो हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं। और तीसरा है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यह इन्होंने इसकी 3 विशेषताएं बताई और कहा कि किसी भी समूह के निर्माण के लिए इन्हीं विशेषताएं, जो ये विशेषताएं हैं, तो इन विशेषताओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर ही समूह को इन्होंने 4 भागों में बांटा। इन्होंने कहा कि किसी भी जो समूह का निर्माण होता है, वह समूह के निर्माण में यह जो सामाजिक सादृश्यता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया तथा सामाजिक संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। ठीक ना। तो यह जो 4 भागों में बांटा गया है, सादृश्यता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संगठन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर। ठीक, तो पहला है जो समूह की चर्चा इन्होंने किया, वह समूह है सांख्यिकी समूह। कौन सा समूह? सांख्यिकी समूह, स्टैटिस्टिकल ग्रुप। तो इन्होंने कहा कि जो सांख्यिकी समूह होता है, इस सांख्यिकी समूह में सादृश्यता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया तथा सामाजिक संगठन का अभाव होता है। ठीक ना। इन्होंने कहा कि जो स्टैटिस्टिकल ग्रुप बनता है, इसमें ये जो तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं, सादृश्यता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया तथा सामाजिक संगठन, इन तीनों का अभाव होता है। और तब अब तीनों का अभाव है तो इसका निर्माण कौन करता है सांख्यिकी समूह का? तब इन्होंने कहा कि इन समूहों का निर्माण समाज के द्वारा नहीं, जो समाज के सदस्य हैं, इन समाज के सदस्य द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा होता है? अध्ययनकर्ता द्वारा सांख्यिकी समूह का निर्माण किया जाता है। ठीक ना। तो अभी भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सांख्यिकी समूह का निर्माण किसके द्वारा होता है? विकल्प के रूप में दे देगा समाज के द्वारा, सेकेंड विकल्प दे देगा अध्ययनकर्ता के द्वारा, थर्ड विकल्प दे देगा इन दोनों के द्वारा, फोर्थ विकल्प दे देगा इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो आप किस पर टिक लगाएंगे? अध्ययनकर्ता के द्वारा सांख्यिकी समूह का निर्माण होता है। फिर एक भी प्रश्न आपसे बनता है यहाँ पर कि क्या सांख्यिकी समूह में पाया जाता है सादृश्यता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संगठन? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप किस पर टिक लगाएंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सांख्यिकी समूह में न तो सादृश्यता की चेतना पाई जाती है,
न तो सामाजिक अंतःक्रिया पाई जाती है और न ही सामाजिक संगठन का अभाव होता है। दूसरा देखिए, इन्होंने जो चर्चा किया जो दूसरे समूह की, वह दूसरा समूह आपका आता है सामाजिक समूह, सोसाइटियल ग्रुप, ठीक ना। तो इसके सदस्यों में मात्र सादृश्यता की चेतना पाई जाती है। यहां पर क्या पाया जाता है? सिर्फ सादृश्यता की चेतना, ठीक ना। यहां पर सिर्फ एक चीज पाई जाती है, जो सामाजिक समूह है, जो सोसाइटिकल समूह है, इस सोसाइटिकल समूह में सिर्फ जो है सादृश्यता की चेतना पाई जाती है। इसके अलावा इसमें न तो सामाजिक अंतःक्रिया पाई जाती है न तो सामाजिक संगठन पाया जाता है। जैसे यहाँ पर इसके उदाहरण कौन है? एक भाषा भाषी समूह। इसमें आप जैसे आप कह सकते हैं, जैसे एक भाषा भाषी समूह, ठीक है। से जैसे निर्जाति समूह, ये सब किसके उदाहरण हैं? सामाजिक समूह में, ठीक ना। तो देखिए दो प्रकार की बात हुई, एक जो आपका सांख्यिक समूह हुआ और दूसरा आपका हुआ सामाजिक समूह, सोसाइटियल ग्रुप। तो सोसाइटियल ग्रुप में सादृश्यता की चेतना पाई जाती है, बाकी सामाजिक अंतःक्रिया तथा सामाजिक संगठन का अभाव होता है। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा समूह है, इनमें से कौन सा समूह है जिस समूह में सादृश्यता की चेतना पाई जाती है? तो आपको दे देगा सांख्यिक समूह, समाजीय समूह, सामाजिक समूह, सहचारी समूह। आपको विकल्प के रूप में दे देगा सांख्यिकी समूह, सामाजिक समूह, सामाजिक समूह और सहचारी समूह। तो आप किस पर टिक लगाएंगे? सामाजिक समूह में सादृश्यता की चेतना पाई जाती है, बाकी सामाजिक अंतःक्रिया तथा सामाजिक संगठन का अभाव होता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम, और जो तीसरी बात है सामाजिक समूह, अब देखिए नेक्स्ट है सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप, ठीक ना। अब देखिए, अब यह समाजीय और यह सामाजिक, समाजीय और सामाजिक में अंतर है। यह सोसाइटियल ग्रुप है और यह कौन सा ग्रुप है? सोशल ग्रुप है। तो जो यह सामाजिक समूह होता है, इस सामाजिक समूह में दो विशेषताएं तो पाई जाती हैं। यह जो समूह है इसमें क्या पाया जाता है? पहली जो विशेषता है सादृश्यता की चेतना, प्लस सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। तो यह जो सादृश्यता की चेतना और सामाजिक अंतःक्रिया जो है वह सामाजिक समूह में पाया जाता है, लेकिन इसमें सामाजिक संगठन का क्या होता है? अभाव होता है। ठीक, ध्यान को देखते जाइएगा, सामाजिक संगठन का अभाव। तो जिस समूह में यह दो विशेषताएं पाई जाती हों, कोई भी समूह हो जिस समूह में दो विशेषताएं पाई जाती हों, सदस्यों के बीच में जो सादृश्यता की चेतना हो और आपस में सामाजिक अंतःक्रिया हो, तो इसके द्वारा जो समूह का निर्माण होता है, तो ऐसे समूह को हम सामाजिक समूह कहते हैं। फिर देखिए जो तीसरा जो है नेक्स्ट आता है सहचारी समूह। सहचारी समूह, सहचारी समूह। अब जो सहचारी समूह होता है, सहचारी समूह किसके द्वारा बनता है? इसमें तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? सादृश्यता की
चेतना प्लस सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक, प्लस सामाजिक संगठन। तो ऐसा समूह जिस समूह में साजिशता की चेतना पाई जाती हो, सदस्यों के बीच में आपस में सामाजिक अंतःक्रिया हो, सामाजिक संगठन पाया जाता हो, तो ऐसे समूह को हम सहचारी समूह कहते हैं, एसोसिएशनल ग्रुप। तो ऐसा समूह को क्या कहते हैं? एसोसिएशनल ग्रुप कहते हैं, ठीक ना। तो हमारे जो 3 प्रकार के समूह आए, पहला की जो है क्या है? सांख्यिक समूह। सांख्यिक समूह में तीनों विशेषताएं उपस्थित रहती हैं, साजिशता की चेतना भी अनुपस्थित रहती है, सामाजिक अंतःक्रिया का भी अभाव पाया जाता है तथा सामाजिक संगठन का भी अभाव पाया जाता है। तो ऐसे समूह को हम सांख्यिक समूह कहते हैं। सामाजिक समूह में जिस समूह में सिर्फ एक विशेषता पाई जाती हो, साजिशता की चेतना पाई जाती हो, तो ऐसे समूह को हम सामाजिक समूह कहते हैं। जैसे एक भाषा भाषी समूह, निर्जात समूह। तीसरा जो हमने आपको बताया सामाजिक समूह, ऐसे समूह जिस समूह में साजिशता की चेतना पाई जाती हो, सदस्यों के बीच में आपस में सामाजिक अंतःक्रिया पाया जाता हो, लेकिन उसमें सामाजिक संगठन का अभाव हो, तो ऐसे समूह को हम सामाजिक समूह कहते हैं। तो देखिए, सामाजिक समूह के अंतर्गत कुछ उदाहरण भी आप देख लीजिए, जैसे श्रोता समूह। जैसे श्रोता समूह, तो जो श्रोता समूह होते हैं, इन श्रोता समूह के सदस्यों के बीच में आपस में साजिशता की चेतना पाई जाती है, सदस्यों के बीच में आपस में सामाजिक अंतःक्रिया होती है, लेकिन उनके बीच में किसी भी प्रकार का संगठन नहीं होता है। वह सदस्य सुनते हैं, फिर अपने अपने गंतव्य स्थानों पर चले जाते हैं। जैसे भीड़ को आपने भी देखा होगा, तो भीड़ के सदस्यों के बीच में भी आपस में साजिशता की चेतना पाई जाती है, सामाजिक अंतःक्रिया पाया जाता है, लेकिन कुछ देर के लिए वह भीड़ होती है, फिर जो है भीड़ के जो भी सदस्य होते हैं सभी लोग अपने अपने गंतव्य स्थानों पर चले जाते हैं, तो उनके बीच में सामाजिक संगठन का अभाव होता है। जैसे और उदाहरण देखिए, बच्चों का क्रीड़ा समूह। बच्चे जो है खेलते हैं, साजिशता की चेतना रहती है उनके बीच में, आपस में अंतःक्रिया रहती है, लेकिन जैसे ही खेल समाप्त होता है सब अपने अपने गंतव्य स्थानों पर अपने अपने घरों चले जाते हैं, अर्थात उनका कोई अपना एक संगठन नहीं होता है। तो श्रोता समूह को, भीड़ को, बच्चों के क्रीड़ा समूह को, इन तीनों को आप जो है सामाजिक समूह के अंतर्गत रख सकते हैं, जो तीसरा हमने बताया था, ठीक ना। तीसरा जो है सहचारी समूह। सहचारी समूह में भी हमने बताया कि ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बीस स्ट्रीट का, यह इसलिए बार बार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक ना। इसमें मुख्य यही है, साजिशता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संगठन। तो सहचारी समूह में इसमें साजिशता की चेतना पाई जाती है, आपस में सदस्यों के बीच में सामाजिक अंतःक्रिया होती है तथा सामाजिक संगठन भी इसमें पाया जाता है। जैसे राजनीतिक दल, इसका उदाहरण क्या है? जैसे राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, क्रिकेट क्लब, यह जो सदस्य होते हैं, ठीक ना, अब इनके बीच में आपस में क्या है? साजिशता की चेतना भी है, सामाजिक अंतःक्रिया भी पाई जाती है और आपस में इनका एक संगठन भी पाया जाता है। तो ये आपने बी स्ट्रीट के अनुसार यह जो समूह निर्माण का जो किस प्रकार से जो है, किसकी उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर किस प्रकार से समूह का निर्माण होता है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। नेक्स्ट आइए, जॉर्ज हासन। जॉर्ज हासन जॉर्ज हासन, ठीक ना। अब देखिए, जो जॉर्ज हासन महोदय थे, हाँ, तो
जो इन्होंने जो समूह निर्माण की बात कही, तो इन्होंने समूहों का वर्गीकरण दूसरे समूहों के साथ उनके संबंधों के आधार पर किया। ठीक ना। इन्होंने देखिए, इन्होंने समूहों का वर्गीकरण समूहों का वर्गीकरण दूसरे समूहों के संबंधों के आधार पर किया, के आधार पर किया। ठीक। अब देखिए, ये कंपेयर के आधार पर इन्होंने जो समूहों का वर्गीकरण किया, तो दूसरे समूहों के साथ हमारे किस प्रकार के संबंध होते हैं, इन्हीं संबंधों के आधार पर इन्होंने समूह का वर्गीकरण किया तथा इसे 4 भागों में बांटा। इन्होंने जो समूह को बांटा है 4 भागों में बांटा है। पहला है असामाजिक, असामाजिक समूह मीन्स अन सोशल ग्रुप। ठीक। अब देखिए ध्यानपूर्वक, जो असामाजिक समूह होता है, तो ऐसे समूह को हम असामाजिक समूह कहते हैं जिनके सदस्य अधिकतर अपने ही लिए जीवित रहते हैं। जो ये सदस्य हैं असामाजिक समूह, कैसे समूह को कहते हैं, जिस समूह के सदस्य सिर्फ अपने लिए जीवित रहते हैं तथा उस विशाल समाज का वह भाग जिसमें वह रहते हैं के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेते हैं। असामाजिक समूह किसको कहते हैं, तो असामाजिक समूह ऐसे सदस्यों को कहते हैं जो निर्माण करते हैं कि वह विशाल समाज जिसमें तो वह रहते हैं, वह विशाल, लेकिन वहां पर सिर्फ अपने लिए जीवित रहते हैं, उस विशाल समाज से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो अर्थात उस समाज के कार्यों में वो किसी भी प्रकार की रुचि न लेते हों, तो ऐसे समूह को हम असामाजिक समूह के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है आपका आभासी सामाजिक समूह। आभासी सामाजिक समूह। ठीक ना। अब देखिए भाई, आभासी सामाजिक समूह क्या होता है, ठीक ना। प्यूडो सोशल फोर्स, PSEDUO प्यूडो सोशल ग्रुप। फिर से देखिए, असामाजिक समूह क्या है, वह समूह के वे सदस्य जो सिर्फ अपने लिए जीवित रहते हैं तथा वह जो विशाल समाज जो भूभाग है के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेते हैं। ऐसे द्वारा जो समूह का निर्माण होता है, तो इसको हम असामाजिक समूह के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा हमने कहा आपको आभासी सामाजिक समूह, प्यूडो सोशल ग्रुप। ठीक। तो यह वह समूह है जो उस विशाल समाज में जिसमें वह जीवित रहता है, वह विशाल समाज जिसमें वह जीवित रहता है के कार्यों में तो भाग लेता है, के कार्यों में तो भाग लेता है, लेकिन सिर्फ अपने हित के लिए लेता है और किसी काम के लिए नहीं लेता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, हित प्रधान। मतलब हम समूह का निर्माण तो करते हैं, लेकिन उस समाज का जो कार्य है, उस कार्य में अगर उसमें हमारा हित का लाभ हो रहा है, तब तो हम उस समूह के सदस्य बनते हैं, और यदि हमारा उससे कोई लाभ नहीं है, समाज का लाभ हो रहा है, तो हम उस समूह के सदस्य नहीं बनते हैं। तो हित प्रधान के आधार पर बनने वाले समूह को, हित प्रधान के आधार पर बनने वाले समूह को हम क्या कहते हैं, आभासी सामाजिक समूह। असामाजिक में फिर देख लीजिए, अगर उसमें उसका हित भी है, अगर उसमें उसका हित भी है, तब भी वह उसमें नहीं भाग लेता, सिर्फ अपने आप में जीवित रहता है, अपने आप में प्रसन्न रहता है, अपने आप के लिए कार्य करता है। ठीक ना। तो ऐसे समूह को असामाजिक। लेकिन यहाँ पर अगर उस समाज का जिसमें वह जीवित रहता है, अगर वहाँ पर उसका कहीं से हित दिखाई दे रहा है,
तो वह उसमें अपनी सदस्यता को ग्रहण करता है, लेकिन अगर उसका हित दिखाई नहीं देता है तो उसकी सदस्यता से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे समूह को हम आभासी सामाजिक समूह कहते हैं। ठीक, उसके बाद है समाज विरोधी समूह। थर्ड, समाज विरोधी समूह। ठीक ना। अब समाज विरोधी समूह मीन्स एंटी सोशल ग्रुप। अब एंटी सोशल ग्रुप किसको कहते हैं? ठीक ना। तो यह समूह, जो समूह समाज के हितों के विरुद्ध कार्य करता हो, जो समूह समाज के हितों के विरुद्ध कार्य करता हो, तो ऐसे समूह को हम समाज विरोधी समूह कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को आग लगाना। ध्यान को देखते जाइएगा। ठीक ना। तो समाज विरोधी समूह क्या है? ऐसा समूह जो समाज के विरोध में कार्य करता है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, किसकी संपत्ति है? वह पूरे समाज की संपत्ति है। यदि हम उसमें आग लगाते हैं, एक ग्रुप बना करके, एक समूह बना करके, तो ऐसे लोगों के समूह को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? समाज विरोधी समूह के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट इन्होंने जो चर्चा की, समाज पक्षी समूह। फोर्थ, समाज पक्षीय समूह। ठीक ना। और समाज पक्षी समूह क्या है? समाज विरोधी समूह के, या जो समाज विरोधी समूह के जो विपरीत समूह हो। ठीक ना। समाज विरोधी समूह के जो विपरीत समूह हो, अर्थात जो समाज के हितों के लिए कार्य करता हो। ठीक ना। अर्थात उसमें उसका हित की साधना हो चाहे न हो, उसमें उसका हित दिखाई देता हो चाहे न दिखाई देता हो, वह किसके लिए कार्य करता हो? समाज के हित के लिए कार्य करता हो। तो ऐसे समूह को हम समाज पक्षी समूह कहते हैं। तो जॉर्ज हसन ने, इन्होंने समूह का वर्गीकरण दूसरे समूहों के संबंधों के आधार पर किया तथा कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। असामाजिक समूह चर्चा कर चुके हैं, अनसोशल ग्रुप। दूसरा आभासी सामाजिक समूह, प्यूडो सोशल ग्रुप। तीसरा समाज विरोधी समूह, एंटी सोशल ग्रुप। और फोर्थ है समाज पक्षी समूह। ठीक ना। तो समाज विरोधी समूह क्या है? यह समाज के हितों के विरुद्ध कार्य करता है। समाज पक्षी समूह क्या है? जस्ट इसके विपरीत, यह समाज के हितों के लिए कार्य करता है। तो यह जॉर्ज हसन का ये जो 4 वर्गीकरण है। नेक्स्ट आइए, फिर हम लोग चलते हैं आर्बर्ग एवं निमकाप के अनुसार। आर्बर्ग एवं निमकाप के अनुसार। ठीक, देखिए इनका जो वर्गीकरण, इन्होंने हम की भावना के आधार पर, हम माने वयम की भावना के आधार पर, हम की भावना के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया है। ठीक है। तो इन्होंने किसके आधार पर वर्गीकरण किया? तो इन्होंने हम की भावना के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया तथा इन्होंने इसे 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है फर्स्ट सहयोगी समूह
और सेकेंड है असहयोगी समूह। ठीक ना। तो इन्होंने एक जो समूह की चर्चा की, सहयोगी समूह। ठीक, सहयोगी समूह के अंतर्गत इन्होंने किसको रखा? जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली आदि, जिसमें आपस में क्या पाया जाता हो? वयम का भाव। अर्थात ऐसे समूह, जिस समूह के अंतर्गत आपस में वयम का भाव पाया जाता हो, ऐसे समूह को इन्होंने सहयोगी समूह के अंतर्गत रखा। असहयोगी समूह में जैसे शत्रु। ठीक, तो शत्रु तो आप लोग सभी लोग जानते हो कि शत्रु जो होते हैं किस प्रकार के समूह के अंतर्गत आते हैं? असहयोगी समूह के अंतर्गत आते हैं। विरोधी खेल टीम, विरोधी खेल टीम, जैसे आप लोग देखते होंगे कि दो टीमें आपस में खेल रही हैं, क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो बॉल फेंकने वाला का यह प्रयास रहता है कि जो बैटिंग कर रहा है वो बैटिंग ना कर पावे। ठीक, और जो बैटिंग करता है, जो विरोधी टीम होती है, वो अपनी गेंद इस प्रकार से निकालने का प्रयास करता है कि जिससे कि उस टीम के सदस्य उसकी गेंद को पकड़ ना पावें। ठीक ना। तो जैसे विरोधी खेल टीम, तो इस कोई भी खेल देखती है, वो सामने वाला चाहता है कि सामने वाला परास्त हो जाए, हमारा सामना न कर पावे। तो असहयोगी समूह के अंतर्गत शत्रु आ जाएंगे, विरोधी खेल टीम आ जाएगी आदि। ठीक, तो इन्होंने दो भागों में बांटा, हम की भावना के आधार पर। पहला पाया इन्होंने सहयोगी समूह। सहयोगी समूह के अंतर्गत इन्होंने परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली आदि को रखा। दूसरा है असहयोगी समूह। असहयोगी समूह के अंतर्गत इन्होंने शत्रु, विरोधी खेल टीम आदि को असहयोगी समूह के अंतर्गत इन्होंने समाहित किया है। नेक्स्ट आते हैं चासकुले। चासकुले, आप देखिए चासकुले महोदय जो है किसके आधार पर बांटते हैं? इन्होंने सामाजिक संबंधों के आधार पर, इन्होंने सामाजिक संबंधों के आधार पर, संबंधों के आधार पर समूह को दो भागों में बांटा। समूह को दो भागों में बांटा। ठीक ना। ऐसा देखिए, जितना क्लासिफिकेशन लिखवा रहे हैं सब क्लासिफिकेशन को नोट करते हुए जाइएगा। पहला है प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह। सेकेंड है अर्ध प्राथमिक समूह। अर्ध प्राथमिक समूह। तो पहला समूह कौन सा हो गया? प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह में परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, क्रीड़ा समूह सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? प्राथमिक समूह में। और प्राथमिक समूह में जैसे आयु, लिंग समूह, क्लब आदि जो है किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अर्ध प्राथमिक समूह के अंतर्गत आ जाएंगे। तो चासकुले ने इन्होंने सामाजिक संबंधों के आधार पर सामाजिक समूह को कितने भाग में बांटा? दो समूहों में। ठीक, नेक्स्ट आइए मेना डेटा नूनियज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेना डेटा नूनियज भी ध्यानपूर्वक देखिए। मेना डेटा नूनियज, यस, तो मेना डेटा नूनियज। ठीक, तो जो मेना डेटा नूनियज थे, इन्होंने समूह को चार भागों में वर्गीकरण किया है। समूह का वर्गीकरण, समूह का चार भागों में वर्गीकरण किया है।
ठीक, अब देखते जाइए। मैं फर्स्ट क्या है, इन्होंने कहा समूह के संदर्भ में कहा संरचित समूह। पहला है आपका संरचित समूह। अब देखिए संरचित समूह है क्या, ठीक ना, किसको आप संरचित समूह कहते हो। तो जो संरचित समूह होता है इसका व्यक्ति की इच्छा के आधार पर धीरे धीरे स्वतः निर्माण होता है। जिस समूह का निर्माण किसके आधार पर, व्यक्ति की इच्छा के आधार पर, जिसका स्वतः विकास होता हो तथा जिनमें एक विशिष्ट प्रकार की संरचना पाई जाती हो। इच्छा के आधार पर जिस समूह का निर्माण स्वतः होता हो तथा जिनमें एक विशिष्ट प्रकार की संरचना पाई जाती हो, तो ऐसे समूह को हम संरचित समूह कहते हैं। जैसे परिवार, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है परिवार का निर्माण करना, ठीक ना। तो जैसे परिवार, जात, जनजात, गोत्र, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, संरचित समूह के अंतर्गत आएंगे। फिर ध्यानपूर्वक सुनिए, संरचित समूह किसको कहते हैं, ऐसा समूह जिस समूह का विकास स्वतः होता हो। ऐसा समूह जिस समूह का विकास इच्छा के आधार पर स्वतः होता हो तथा जिसकी एक विशिष्ट प्रकार की संरचना पाई जाती हो। तो ऐसे समूह को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, संरचित समूह के अंतर्गत रखते हैं। सेकेंड है संरचित, या आप कह सकते हैं इसको, हाँ, संरचित अर्ध समूह। संरचित अर्ध समूह। अब देखिए, अब आपका जो है वह संरचित अर्ध समूह किसको कहते हैं। इनमें स्पष्ट, जो ऐसे समूह होते हैं इनमें स्पष्ट आंतरिक संरचना नहीं दिखती, लेकिन समूह के सदस्यों के बीच में एक तरह की संबद्धता पाई जाती है। जैसे समुदाय, ठीक ना, समुदाय के बीच में आप लोग देखते होंगे कि इसकी स्पष्ट आर्थिक संरचना नहीं होती है, लेकिन जो समूह के सदस्य होते हैं इन समूह के सदस्यों के बीच में एक तरह की संबद्धता अवश्य पाई जाती है। ठीक, तो जैसे राष्ट्र, ठीक ना, तो ये राष्ट्र को, ठीक ना, समुदाय को आप किसके अंतर्गत रखेंगे, संरचित अर्ध समूह के अंतर्गत रखेंगे। तो पहला हो गया संरचित समूह, दूसरा हो गया संरचित अर्ध समूह, तीसरा हो गया आकस्मिक अर्ध समूह। आकस्मिक अर्ध समूह। अब देखिए आकस्मिक अर्ध समूह क्या होता है, ठीक ना, तो ऐसे समूह अस्थायी प्रकृति के होते हैं तथा यह किसी विशेष परिस्थिति में अचानक उत्पन्न होते हैं। जो समूह किस प्रवृत्ति के हों, अस्थायी प्रवृत्ति के हों, और किसी विशेष परिस्थिति में वो आपस में क्या होते हों, एक समूह का निर्माण कर लेते हों। जैसे मेले की स्थिति क्या है, आप लोग देखते होंगे कि मेला फला डेट को लगने वाला है, तो उस दिन सभी सदस्य जो है वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो समूह, आपको जो भीड़ दिखाई देती है, मेले में उमड़ी हुई भीड़, तो इस प्रकार की जो भीड़ आपको दिखाई देती है, तो ऐसे भीड़ को आप किसके अंतर्गत रखेंगे, आकस्मिक अर्ध समूह के अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, कृत्रिम समूह। कृत्रिम समूह, ठीक ना, तो यह जो कृत्रिम समूह कैसा होता है, जैसा इसका नाम वैसा काम। आज की स्थिति में आप लोग देखते होंगे कि आधुनिक समाजों में ऐसे ही समाजों की आपको प्रधानता दिखाई दे रही है, ठीक ना, तथा इसे किसी जनता के तहत विचार विमर्श कर निर्मित किया जाता है। इसे जैसे नौकरशाही किसके अंतर्गत आएगी, कृत्रिम समूह के अंतर्गत आएगी। राजनीतिक समूह, आर्थिक समूह, ठीक ना, इसके अंतर्गत आप रख सकते हो कृत्रिम समूह के अंतर्गत नौकरशाही। आर्थिक समूह, ठीक, राजनीतिक समूह, यह जो सभी समूह जो होते हैं यह जो है किस समूह के अंतर्गत आते हैं, यह सभी समूह आपके कृत्रिम समूह के अंतर्गत आते हैं। तो मेना डेटा नुजन ने इन्हें समूह को कितने भागों में बांटा, फर्स्ट है संरचित समूह, दूसरा है संरचित अर्ध समूह, तीसरा है आकस्मिक अर्ध समूह, फोर्थ है कृत्रिम समूह,
फिर उसके बाद देखिए बोगार्डस महोदय हैं। बोगार्डस महोदय ने भी समूह को 2 भागों में बांटा है। एक होता है औपचारिक समूह और दूसरा है अनौपचारिक समूह। ठीक, इनका भी नोट कर लीजिए। बोगार्डस, इन्होंने समूह को 2 भागों में बांटा है। फर्स्ट है प्राथमिक समूह, औपचारिक समूह, औपचारिक समूह। सेकेंड है अनौपचारिक समूह। ठीक ना, तो जो बोगार्डस महोदय ने इन्होंने समूह को 2 भागों में बांटा, औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह। आज जो समूह का वर्गीकरण है यह समाप्त हुआ। समूह का वर्गीकरण को हमने 3 पार्टों में बांटा है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड में। ठीक, और इसके बाद कल फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्राथमिक समूह के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।